नमस्कार, स्वागत है आपका ज्ञान सम्मान के मंच पे। हम लोग जो है प्रीवियस लेक्चर में देख रहे थे एनसीईआरटी की बुक, और इसमें हम लोग हिस्ट्री स्टार्ट किए थे और इस क्रम में हम लोग क्लास जो है 6 का हिस्ट्री देख रहे थे। और इसके अंतर्गत हम लोग अध्याय 1 जो है कंप्लीट कर लिए थे। तो हम जो है आपको कुछ क्वेश्चन दिए थे, चूँकि हमने बताया था कि ये जो हमारा पढ़ाई होगा ये बिल्कुल हमारा 360 डिग्री अप्रोच होगा, यानी हर एक एंगल से हम लोग इसका यूज कैसे कर सकते हैं। देखिए, बेस्ट वही होता है जो मिनिमम आउटपुट में मैक्सिमम आउटपुट जो है लेता है, बेस्ट उसी को बोलते हैं हम। यानी आप एनसीईआरटी यदि पढ़ रहे हैं तो इससे आपको प्री का क्या इफेक्ट निकाल सकते हैं, आप यहाँ से प्री में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, साथ साथ मेंस में जो है आपका क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, आप ऐसे राइटिंग में इसको कैसे यूज कर सकते हैं। आप ऑप्शनल यदि आपका हिस्ट्री है तो ऑप्शनल में आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं। तो ये सारा फैक्ट जो है आपको यहाँ पे देखना होता है। तो आपकी निगाहें जो होनी चाहिए वो बिल्कुल बहुयामी होनी चाहिए। आप जो है जब भी किसी चीज़ को देख रहे हैं, ये मैं एनसीईआरटी बुक की नहीं बात कर रहा हूँ, चाहे आप जो भी बुक रीड कर रहे हैं, तो आपका दृष्टिकोण ऐसा होना चाहिए कि आप उनमें से प्री के इफेक्ट निकाल के अलग रखें। मेंस क्या क्या बन सकता है तो हम यहाँ पे इंडिकेट करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको बताया था कि आप जो है जब भी लेक्चर देख रहे हैं तो आप एक काम करें, आप एक नोटबुक ले लें, ठीक है, या आप पेजेज ले सकते हैं, और जब भी मैं इंडिकेट करूँ कि ये जो है आपके लिए पॉइंट इंपॉर्टेंट है तो उसे नोट डाउन कर लेंगे। मैं ये भी आपको इंडिकेट करूंगा कि ये टॉपिक जो है मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है तो उसे आप नोट डाउन करेंगे, और जो भी मैं आपको क्वेश्चन यहाँ पे दे रहा हूँ उसे ज़रूर आप लिखेंगे। टेलीग्राम ग्रुप का जो है लिंक मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया हूँ, तो आप लिख के वहाँ पे सेंड कर सकते हैं। पिछले लेक्चर में हमने आपको कुछ क्वेश्चन दिया था, तो आई थिंक कुछ लोग लिखे होंगे जो भी लेक्चर देख रहे हैं। यदि आप पढ़ रहे हैं तो मेरा यही मानना है कि सही प्रॉपर वे में पढ़ें और अपनी सफलता को जो है सुनिश्चित करें। आप यदि टाइम यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको आउटपुट भी मिलना चाहिए। चलिए, तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग देखे थे हिस्ट्री का पहला लेक्चर, और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है मेरा कि आप सभी जो है ये चैनल को अपने भी दोस्त मित्र जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, ये पढ़ने वाले बच्चों के लिए बोल रहा हूँ, उन्हें आप इसे सेंड करें, उन्हें आप इसे शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि हमारा प्रयास जो है, हम जो सोच पा रहे हैं वो सफल हो। देखिए, हमारा लेक्चर बनाने का पर्पस यही है कि हमने ऑब्जर्व किया है कि मार्केट में तो आपको एजुकेशन जो है मिल रही है, आप स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, बट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है नहीं है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात करें तो कहीं आपको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के नाम पे कुछ नहीं है। तो ये मेरा प्रयास है कि चाहे आप किसी पृष्ठभूमि से आते हैं, चाहे आप सुदूर ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, आप छोटे छोटे शहरों से आते हैं, आप सभी भी जो है कंसेप्ट से वंचित ना रहें, और कोई भी एग्ज़ाम आप लिख रहे हैं, चाहे यूपीएससी लिख रहे हैं या कोई भी स्टेट पीसीएस हो या कोई वनडे एग्ज़ाम हो, आप जो है अपने सफलता को सुनिश्चित कर सकें। अब कंसेप्ट से जो है कोई वंचित नहीं रहे, हमारा यही जो है टारगेट है। तो चलिए, इसमें आपसे यही मदद है कि आप जो है चैनल को अधिक से अधिक लोगों के पास पहुँचाएँ और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, क्योंकि ये चैनल जो है न्यूली बना है और हमारे पास कोई सोर्सेज है नहीं कि मैं आपके पास जो है कैसे पहुँचूँ। मेरे पास कोई ग्रुप नहीं है बड़ा सा कि मैं वहाँ पे इसका लिंक प्रोवाइड कर दूँ। तो आप सभी जो है इसके लिए हेल्प कर सकते हैं, और आपका जो भी डिमांड होगा, मैं पहले भी रखा था और आज भी रख रहा हूँ, अपना कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं उसको लेके और लेक्चर जो है प्रोवाइड करूँगा। और मैं पिछले क्लास में बताया था कि यदि आपको मान लीजिए कोई भी डाउट बन रहा है, जैसे मैं टॉपिक कर रहा हूँ मान लीजिए एनसीईआरटी का, इससे रिलेटेड कोई भी डाउट बन रहा है तो आप डाउट को लिखेंगे कमेंट बॉक्स में, मैं डाउट को इकट्ठा करके और फिर जो है एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। यदि आप सभी का मैक्सिमम लोगों का डिमांड रहा तो हम जो है लाइव क्लास भी कर सकते हैं। तो जैसा आपका डिमांड होगा वैसे हम काम करेंगे। हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि हमारा सिस्टम जो होगा बेस्ट कब बन सकता है। ये मान लीजिए सिस्टम हम लोग का पढ़ने का, मैं आपको मान लीजिए इनपुट दे रहा हूँ, आउटपुट ये आपके पास पहुँच रहा है यहाँ पे, तो आप यदि रिप्लाई करते हैं, आप हमें फीडबैक देते हैं कि आपको प्रॉब्लम क्या हो रही है, इशू क्या हो रही है, तब उसी के रिस्पेक्ट में हम फिर से जो है इस सिस्टम को बेहतर बना सकते हैं। क्योंकि कोई सिस्टम बेहतर कब होता है, जब उसमें फीडबैक लगा होता है।
चलिए, तो पिछले लेक्चर में हमने कुछ देखा था, पॉइंट आप सभी जो है पढ़े होंगे। यहाँ पे रसीदा का एक क्वेश्चन था कि हम जो है 100 साल पहले की जानकारी कैसे पा सकते हैं। आपने इस प्रश्न का उत्तर लिखा होगा। आगे बढ़ते हैं, आज हम लोग यूनिट 2 करेंगे। आपने इस मैप को देखा था पिछले लेक्चर में, ठीक है। तो मैप को आप बनाने का कोशिश करेंगे। ये आपको बिल्कुल जीरो से स्टार्ट है, तो छोटे छोटे क्वेश्चन आप लिखेंगे जहाँ भी आपको मौका मिलता है, ठीक है। इंडिकेट करेंगे मैप में। मार्केट में जो है एक ब्लैंक मैप मिलता है, ठीक है, आप चाहें तो ले सकते हैं, और वहाँ पे आप जो भी यहाँ पे प्लेसेज बताए जा रहे हैं उसको आप इंडिकेट कर सकते हैं। चलिए, तो हमने देखा था कि यात्रा लोग क्यों करते थे, ठीक है, पहले लोग कहाँ रहते थे, हमारे देश का नाम कैसे पड़ा, अतीत के बारे में हम कैसे जानेंगे, क्या सोर्सेज है। तो यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन यही था कि हम अतीत के बारे में जानने के हमारे पास क्या क्या सोर्सेज हैं। तो आपने उत्तर इसका लिखा ही होगा, ठीक है। इसके अलावा हमने कुछ क्वेश्चन आपको लिखने के लिए दिया था, आप लोग लिख लिए होंगे, ठीक है। तिथि के बारे में हमने बताया था, एक बार मैं इसको और एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, सिंपल सी कहानी ये है कि इसमें काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन बना होता है। मान लीजिए ईसा मसीह का जन्म का साल हम मान लेते हैं, ज्यूम कर लेते हैं, यहाँ पे ईसा मसीह का जन्म हुआ। एक्चुअली में यहाँ पे इनका जन्म हुआ नहीं, बट हम लोग ज्यूम कर लेते हैं। अब इसके यदि आप राइट साइड बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो क्या होगा, ये कहलाएगा आपको एडी, ठीक है, या आपको ईस्वी कहलाएगा, ठीक है, या इसको हम लोग सी बोलते हैं, कॉमन एरा। यदि हम इसके पीछे जाते हैं, ईसा मसीह के जन्म से पीछे जाते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे BCE बोलते हैं, बिफोर कॉमन एरा, या इसे हम आपको BC बोलते हैं, ठीक है, या इसे हम ईसा पूर्व बोलते हैं, ठीक है। आप देखेंगे कि मान लीजिए कोई घटना यहाँ पे घटित हुई है, मान लीजिए ये 500 साल पहले है, ईसा के जन्म के 500 साल पहले। अब आप जैसे जैसे नज़दीक आते जाएंगे, तो यहाँ पे मान लीजिए 400 आ गया, ठीक है, ऐसे करते करते यहाँ पे 100 आ गया, ठीक है, ऐसे करते करते यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे ईसा मसीह के जन्म के 5 साल पहले कोई घटना हुई है घटित, और ईसा मसीह के जन्म के यदि 100 साल पहले घटना घटित हुई है। आपसे मेरा प्रश्न यही है, कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे कि दोनों में से कौन घटना जो है पहले घटित हुई है। मेरा क्वेश्चन है कि आप बताएंगे कि दोनों में से पहले कौन घटना घटित हुई है। एक घटना है पहली कि ईसा मसीह के जन्म के 500 साल पहले, दूसरा है ईसा मसीह के जन्म के 100 साल पहले। दोनों में से पहले कौन घटना घटित हुई है, ठीक है। आपसे मेरा यही प्रश्न है। यदि आप उत्तर नहीं दे पाते हैं, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको देखेंगे। चलिए, तो हमने कुछ क्वेश्चन आपको दिया था, आई थिंक आप लोग कर लिए होंगे, ठीक है। यदि कोई डाउट आएगा तो फिर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसके अलावा देखिए, यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजी जो है इतिहास से रिलेटेड था, आप इसे ज़रूर लिखेंगे, ठीक है। कि जैसे यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यहाँ पे देखें कि यात्रा हम किसको कहते हैं, पांडुलिपि क्या होता है, अभिलेख क्या होता है, पुरातत्व क्या होता है, इतिहासकार किसको बोलते हैं, स्रोत किसको बोलते हैं, अज्ञात लिपि का अर्थ निकालते हैं हम कैसे निकालते हैं, इतिहासकार जो है, पुरातत्वविद जो है कैसे निकालते हैं। तो ये सब आई थिंक आप सारे क्वेश्चन कर लिए होंगे। हमने आपको कुछ क्वेश्चन लिखने का दिया होगा, ठीक है, जिसमें हमने आपको बताया था कि आप जो है इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, ठीक है। आप सभी कर लिए होंगे, जो लोग भी नहीं किए हों इसको ज़रूर कर लें। अगर मैं जो बताते जा रहा हूँ यदि आप काम कर लिए तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आपको जो है आंसर राइटिंग में मेंस में कोई इशू नहीं आएगा। देखें, रसीदा ने प्रश्न किया था, ठीक है, कि हम 100 साल पहले की घटना को कैसे जान सकते हैं, ठीक है, ये उसका प्रश्न था। इसका उत्तर आपको लिखना था, ठीक है, और इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप उत्तर लिख पाए होंगे, ठीक है। तो ये आपको प्रश्न जरूर लिखने थे। इसके अलावा मैं आपको प्रश्न और 2 दिया था यहाँ पे कि इतिहास क्या है, आप बताएं हमें, लिखे, ठीक है, और इतिहास के बारे में जानकारी को लेके, ठीक है, इतिहास के बारे में जानकारी को लेके अपने भविष्य को कैसे हम अच्छा बना सकते हैं, इस पर हमने बताया था चर्चा करें। तो ये 2 क्वेश्चन और आपको हमने दिया था, आई थिंक आप लोग लिख लिए होंगे। जो लोग भी नहीं लिखे हैं उन लोगों से नम्र निवेदन है इसे ज़रूर लिखें। चलिए, हम अगले यूनिट की ओर बढ़ते हैं, और ये यूनिट हमारा अध्याय 2 है, ठीक है। ये बुक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंस है, आप जो है देख सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए बिल्कुल इसको बारीकी से पारखी नज़र से देखने की ज़रूरत है। यूनिट 2 है आरंभिक मानव की खोज, ठीक है, मानव का इनिशियल में क्या खोज रहा है। तो देखिए, ये भी आपको ये बुक इतना जो है अच्छा बनाया गया है। यहाँ पे आपको एक प्रश्न दिया गया है और इस प्रश्न का जवाब आपको इस पूरे बुक में देने का प्रयत्न किया जाएगा। तुषार कोई बच्चा है, देखिए इसका क्या प्रश्न है। तुषार एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई, जहां से वह बाहर नज़ारा देखने में मग्न हो गया। तेज दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर,
खेत खलिहान बड़ी तेजी से पीछे की ओर छूटते जा रहे हैं। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पे हाथ रख के कहा, पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा शुरू की थी। ठीक है, मात्र जो है 150 साल पहले लोगों ने रेल से यात्रा शुरू की थी। बस तो इसके कुछ दशक बाद आई। उसके बाद बस आ गई। तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज रफ्तार वाली सवारी नहीं थी, तो क्या वे यात्रा नहीं करते थे? क्या वे अपनी सारी जिंदगी एक ही जगह पे बिता दिया करते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो देखिए, तुषार का क्वेश्चन है सिंपल। ये बालक आपको दिख रहा है यहाँ पे, इसके मनोमस्तिष्क में क्वेश्चन चल रहा है कि क्या पहले जब रेलगाड़ी नहीं हुआ करती थी, पहले तेज रफ्तार वाली जो है कोई भी यातायात की सुविधा नहीं हुआ करता था, तब लोग यात्रा करते थे या नहीं करते थे, और यदि करते थे तो कैसे करते थे? चलिए, इसका उत्तर जो है हम लोग ढूंढने का प्रयत्न करते हैं। तो पहला यहाँ पे आपको टॉपिक दिख रहा है, आरंभिक मानव आखिर वो इधर उधर क्यों घूमते थे। क्वेश्चन है कि मानव जो है, आरंभिक मानव इनिशियल में इधर उधर क्यों घूमते थे। अब देखिए, हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पे उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। अब देखिए, कहानी ये है कि आखेटक या खाद्य संग्राहक आप किसे कहते हैं? तो जो लोग भी भोजन के तलाश में एक जगह से दूसरे जगह तक भटका करते थे, उन्हें हम आखेटक और खाद्य संग्राहक के नाम से जानते थे। और ये जो है इनिशियल में मानव ऐसा ही था। आमतौर पे खाने के लिए वो जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़िया पकड़ते थे, फल मूल दाने पौधे पत्तियाँ अंडे इकट्ठा किया करते थे। ये उनका जो है खाने का स्रोत था। हमारे उपमहाद्वीप जैसे गर्म देशों में पेड़ पौधों की अनगिनत प्रजातियाँ मिलती है। ये हमारा जो है सौभाग्य है कि हमारे उपमहाद्वीप में बहुत प्रकार की जो है प्रजातियाँ पेड़ पौधे की मिलती है। इसलिए पेड़ पौधे से मिलने वाली खाद्य पदार्थ भोजन के अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत थे। तो बेसिक कहानी ये है कि मानव जो है एक जगह से दूसरे जगह जाता क्यों था। अब देखिए, मान लीजिए उस समय मानव मान लीजिए किसी जो है प्लेस पे, यहाँ पे मान लीजिए कुछ जंगल है, यहाँ पे अभी मानव जो है कुछ यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे जो है जो भी इनको फल कंद मूल इस जंगल से प्राप्त हुए या जंगली जानवर इसका शिकार किए, जब ये समाप्त हो गया तो फिर ये क्या करेंगे, यहाँ से मूवमेंट करेंगे और ये फिर भोजन की तलाश में किसी दूसरे जगह पे जाएंगे। और इस तरह से इनके जीवन में अस्थायित्व तो नहीं था, कृषि का आविष्कार हुआ नहीं था, इन्हें जो है जंगली कृषि का भी ज्ञान नहीं था। तो इनिशियल टाइम पीरियड में मानव जो है खाने की वजह से एक जगह से दूसरे जगह तक भटकता रहता था, इसलिए इसे हम खानाबदोश के नाम से भी जानते थे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। लेकिन यह सब कर पाना बिल्कुल आसान नहीं था। ऐसे कई जानवर हैं जो हमसे ज़्यादा तेज भाग सकते हैं और बहुत से जानवर हमसे ज़्यादा ताकतवर भी होते हैं। जानवरों के शिकार, चिड़िया या मछलियाँ पकड़ने के लिए बड़ा सतर्क, जागरूक और तेज होना पड़ता था। आप सभी को पता ही है, आज भी हमसे बहुत सारे जानवर जो है तेज दौड़ते हैं, वो हमारा भी शिकार कर सकते हैं। तो ऐसे में कितना मुश्किल रहा होगा उस समय, आप इमेजिनेशन कर सकते हैं। आइंस्टाइन का एक स्टेटमेंट है कि इमेजिनेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन नॉलेज। यानी आप यदि इमेजिनेशन करना सीख लेते हैं तो आपके लिए दुनिया आसान हो जाती है। एज्यूम करें आप जो है आप इस टाइम पीरियड में आप चले जाएं, ठीक है, एज्यूम करें आप इस टाइम पीरियड में अगर होते, ठीक है, जहां आप खाने के लिए ऐसे भटकते रहते, ठीक है, आपके सामने क्या क्या परेशानियां आ सकती है सोच के देखेंगे। ठीक है, चलिए, तो पेड़ पौधों से खाना जुटाने के लिए यह जानना जरूरी था कि कौन से पेड़ पौधे खाने योग्य होते हैं, क्योंकि कई तरह के पौधे जो है विषैले भी होते थे। साथ ही फलों के पकने के समय जानकारी भी जरूरी थी। अब देखिए, पेड़ पौधे में आप देखेंगे तो बहुत सारे जो है पॉइजनस आपको पौधे भी मिलेंगे और बहुत सारे जो है आपको न्यूट्रिशंस या एनर्जी देने वाले पौधे मिलेंगे। तो आखिर कौन सा है, यानी आपको आपके अंदर कौशल भी होना जो है चाहिए, आपके अंदर स्किल होना चाहिए कि आप पहचान सकें। ये भी मानव के पास बहुत बड़ी समस्या रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हमने देखा कि मानव जो है एक जगह से दूसरे जगह तक क्यों भटकता था, इसका आपको अभी वजह पता चल गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे समुदायों में रहने वाले बच्चों के ज्ञान और गुणों का वर्णन करें। क्या तुमने ऐसे गुण और ज्ञान हैं? देखिए, हमने जो है पीछे देखा था, ठीक है, ओके, आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप बताइए
कि समुदाय में रहने वाले जो बच्चे हैं उनके ज्ञान और गुणों का वर्णन करना है। क्या तुम्हें ऐसे गुण और ज्ञान हैं जैसे अभी हमने देखा? जैसे आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पे घूमने रहने के पीछे कम से कम 4 कारण हो सकते हैं। यानी देखिए, एक जगह से दूसरे जगह तक जाने का क्या कारण हो सकता है, यहाँ पे 4 कारण को आपको बताया गया है। देखिए, पहला कारण ये है कि अगर वे एक ही जगह पे ज़्यादा दिन तक रहते तो आसपास के पौधे, फलों, जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे और इसलिए भोजन की तलाश में इन्हें दूसरे जगह जाना पड़ता था। कारण नंबर 1, ठीक है। दूसरा कारण देखें कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरन और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरे जगह तक जाया करते थे। अब जानवर यदि एक जगह से दूसरे जगह तक जा रहे हैं तो उनके पीछे पीछे मानव को भी जाना पड़ेगा, ठीक है। ये दूसरा रीजन हुआ कि जानवरों को शिकार करने के लिए मानव को भी पीछे पीछे जाना पड़ता था। आगे देखिए, तीसरा कारण ये है इनके मूवमेंट का कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में जो है आते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाके में घूमते होंगे, ठीक है। आपको पता ही है कि सारे जो है जितने भी पौधे हैं उनमें फल लगने का मौसम जो है अलग अलग है। तो मान लीजिए मई मंथ में जो है किसी रीजन में फल फूल लग रहे हैं, ठीक है, तो ये समाप्त हो जाएंगे जून तक, तो उनको सितंबर में जो है जुलाई में कहीं और जाना पड़ जाएगा। तो ये भी जो है तीसरा कारण बनता है। चलिए आगे चौथे कारण की ओर बढ़ते हैं कि आखिर वो क्यों मूवमेंट करते थे। देखिए, चौथा कारण ये है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं है। आप सभी को पता है। और पानी जो है हमें कहाँ से प्राप्त होता है? झीलों, झरने तथा नदियों में ही मिलता है। यद्यपि कई नदियाँ और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता है और कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है। देखिए, कुछ नदियाँ जो हैं बरसाती नदियाँ होती है, कुछ नदियाँ जो है आपको हिमालयी नदियाँ होती है। जैसे भारत की मैं बात करूँ स्पेशली, तो हिमालयी नदियाँ जो भी होती है उसमें पानी तो आपको सालों भर मिलते हैं, लेकिन बरसाती नदियाँ में कुछ समय तक ही पानी मिलता है। इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोग को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता है। तो पानी की वजह से भी मानव जो है एक जगह से दूसरे जगह तक जाया करता था। इसके अलावा लोग अपने नाते रिश्तेदारों या मित्रों से मिलने भी जाया करते होंगे। यहाँ एक स्मरण रखना जरूरी है कि ये सभी लोग पैदल यात्रा किया करते थे। आप सोच सकते हैं, आप एज्यूम करें, आप इमेजिनेशन करें कि उस समय में यदि आप होते, आप यात्रा करना पड़ता, कितना मुश्किल का सामना करना पड़ता। आगे देखें, तो ये 4 जो है कारण बताया गया। तुम स्कूल कैसे जाते हो, ठीक है, आपको पता ही है स्कूल आप कैसे जाते हैं। चूँकि देखिए, किताब जो लिखा गया है क्लास 6 के लिए लिखा गया है, तो बस उन्हीं को समझाया जा रहा है, तो ऐसे ऐसे वर्ड यहाँ पे यूज किया जाएगा। तुम्हें अपने घर से स्कूल पैदल जाने में कितना समय लगता है? अगर तुम बस या साइकिल से जाओ तो स्कूल पहुँचने में कितना, आपको जाहिर सा बात है कि पैदल जाएंगे तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, बस या साइकिल से आपको कम टाइम लगेगा। चलिए, तो आप उस समय में फील कर सकते हैं कि मानव की क्या स्थिति रही होगी जब वो पैदल एक जगह से दूसरे जगह तक जाया करते थे। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि आरंभिक मानव के बारे में जानकारी हमें कैसे मिलती है। आखिर हमें कैसे पता चलता है कि आरंभिक मानव की स्थिति क्या थी। तो आपको हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि आज से यदि मैं बोलूँ आपको कि मान लीजिए 1500 साल पहले क्या स्थिति रही होगी, तो इस समय का ना आपके पास कोई रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, ठीक है, ना ही कोई वीडियो चलचित्र जो है आपके पास अवेलेबल है, ना ही कोई बुक अवेलेबल है जिसे आप पढ़ सकें। तो आप आखिर कैसे पता लगाएंगे? तो इसके लिए एक डिपार्टमेंट होता है और वो होता है पूरा तत्वविदों का जो है डिपार्टमेंट होता है। और ये डिपार्टमेंट क्या करता है, उस समय का जो भी सामग्री है उनको इकट्ठा करता है और उन्हीं सामग्रियों के बेसिस पे उस समय के इतिहास के बारे में जानकारी जो है प्राप्त करने का कोशिश करता है। तो हमने बताया था कि ये जो इतिहास है ये थोड़ा आधा अधूरा इतिहास होता है, क्योंकि ये क्या होता है, कल्पना पे बेस्ड होता है, ठीक है। चूँकि अनुमान पे बेस्ड होता है तो इतिहास में एग्जैक्टनेस नहीं होता है। तो आप जब भी किताब वगैरह पढ़ेंगे, तो आप यदि उर्मिला थापर का बुक पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप आर एस शर्मा का पढ़ रहे हैं, आप देखेंगे यदि आप उर्मिला थापर का बुक पढ़ते हैं या आप आर एस शर्मा का बुक पढ़ते हैं तो आपको जो है अलग अलग पॉइंट व्यू अब एक ही टॉपिक पे देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है, इतिहास लिखने का, देखने का नज़रिया डिफरेंट लोगों का अलग अलग हो सकता है। चलिए, तो हम बात कर रहे हैं अभी आरंभिक मानव के बारे में हमें जानकारी कैसे मिलती है। अच्छा, जिनको भी लेक्चर जो है स्लो लग रहा होगा, चूँकि मैं लेक्चर ये बना रहा हूँ कि जिनको बिल्कुल आज तक इतिहास कभी पढ़े ना हो, ठीक है, उनके ध्यान में रखते हुए मैं ये लेक्चर बना रहा हूँ। तो ये लेक्चर जिनको भी स्लो लग रहा हो, जो रिवीजन पर्पज़ से यूज करना चाहते हैं, यूट्यूब आपको ऑप्शन देता ही है, आप सभी को पता है, आप 1.25, ठीक है, 1.5 या जहाँ भी आप कंफर्टेबल महसूस करें इसे करके सुन सकते हैं। चलिए,
तो हमारा क्वेश्चन है कि आरंभिक मानव के बारे में हमें जानकारी कैसे मिलती है, तो ये हमें देते हैं कौन जानकारी, पुरातत्वविदों ने कुछ ऐसी वस्तुएं मिली जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्राहक किया करते थे, और ये संभव है लोगों ने अपने, ध्यान देंगे, लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हों, और इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। आपको पता है कि पत्थर जो है काफ़ी लंग जो है इसका लास्टिंग होता है। तो हमको जो है खुदाई के बाद हमें क्या मिले, कहीं कहीं पत्थर मिले, कुछ लकड़ियाँ मिली, हड्डियाँ मिले, ठीक है। तो आपको पता है लकड़ियाँ तो है क्या हो जाती है, ये तो आपका विलय हो जाता है इसका, ठीक है, कुछ समय बाद। और हड्डियों की बात करें तो ये भी जो है इसका टाइम पीरियड भी इससे थोड़ा अधिक होता है, लेकिन पत्थर देखें तो ये जल्दी विलुप्त होता नहीं है। तो हमें जो है उस टाइम पीरियड में इस तरह की सामग्रियाँ मिली। अब हम अनुमान लगाएंगे कि हमें ये सामग्री मिल रही है तो यूज कैसे करते होंगे, क्यों करते होंगे, ये हम क्या करते हैं, एक अनुमान लगाते हैं। चलिए, यहाँ पत्थरों के औजारों के कुछ उपयोग बताए गए हैं। ऐसे कामों में की एक सूची बनाओ जिनमें इस तरह के औजार काम आते हैं। बताओ इनमें से कौन कौन से काम सामान्य पत्थर से किए जा सकते हैं, कारण सहित उत्तर दें। अब देखिए यहाँ पे इमेज में कुछ आपको दिखाया गया है, यहाँ पे ध्यान देंगे, ये कुछ पत्थर दिखाए गए हैं, ध्यान देंगे। तो ये पत्थर जो है मानव कैसे इस्तेमाल करता होगा, ठीक है। इनिशियल टाइम पीरियड में यदि बात करूं तो मानव का जो है मस्तिष्क बुद्धि का विकास हुआ नहीं था, तो शिकार वगैरह करने के लिए बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल करता था, ठीक है। ये पत्थरें देखें तो ये नुकीला नहीं हुआ करता था। धीरे धीरे इंसान का जो है दिमाग डेवलप होते गया, देखें अब पत्थरों को जो है नुकीला इस्तेमाल करने लगा, क्योंकि इससे जो है कम फोर्स में ही वो जानवरों का शिकार आसानी से कर पाता था, ठीक है। और यहाँ पे देखें ये भी पत्थर आपको नुकीला हो गया है। तो ये जैसे जैसे डेवलप होते गया, एक हम लोग इतिहास में चैप्टर पढ़ेंगे पाषाण काल, ठीक है, स्टोन एज पढ़ेंगे। तो उस स्टोन एज में इस स्टोन के डेवलप होने में ही आपको कई 100 वर्ष लगे, ठीक है। तो ये जो आपको चेंजेस दिख रहा है ये छोटे टाइम पीरियड का है नहीं, इसीलिए उसको हम पाषाण काल को जो है 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं। तो उसको अलग से हम लोग देखेंगे, अभी एनसीईआरटी पे हमारा फोकस रहेगा, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पत्थरों के औजार आप देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखें कितना नुकीला पत्थर आपको दिख रहा है। तो ये 9 पाषाणकालीन जो है औजार आपको दिख रहे हैं, कुछ मध्य पाषाणकालीन और कुछ जो है पूरा पाषाणकालीन के औजार दिख रहे हैं। तो ये सब पत्थर उस समय इस्तेमाल हुआ करते थे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखें ये आपको बताया है कि पत्थर से बने कुछ औजार हैं। ये पत्थर से बने औजार जो है प्राचीनतम है, जो क श्रेणी में आपको दिख रहा है, ध्यान देंगे, हमने बताया था। ये देखिए क श्रेणी में आपको जो भी दिख रहे हैं, तो ये जो औजार आपको दिख रहे हैं, ये देख रहे हैं बड़े बड़े औजार हैं, नुकीले नहीं हैं, इंसान का दिमाग डेवलप नहीं हुआ था, ठीक है। तो ये जो है क श्रेणी के हो गए। और ख श्रेणी में 1000 साल बाद आए हैं। देखें थोड़ा सा इंसान का जो है दिमाग डेवलप होता है, और ये पत्थर थोड़ा सा आपको नुकीले यहाँ पर दिखते हैं, ठीक है, ध्यान देंगे। ग श्रेणी में इनके बाद बनाया गया है, और इन्हें लगभग 10,000 साल पहले बनाया गया था, ख श्रेणी का। और अंगा में देखें, और ये गुटका जो है पत्थर है। तो यहाँ पे घ में देखेंगे तो ये जो है सबसे बाद का इनमें है, और ये देखेंगे कि डेवलपमेंट जो है इनका कैसे हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे ये पत्थर जो है नुकीले आपको दिख रहे हैं, और छोटे छोटे हल्के पत्थर भी दिख रहे हैं, जिससे शिकार करना काफ़ी आसान आपको हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए कुछ इमेज उस समय के दिखाए जा रहे हैं, ठीक है। आपको पता है कि आप सभी को पता है कि यदि मान लीजिए एक क्वेश्चन होता है कि साइंस में कि एक कील जो है, कील को नुकीला क्यों बनाया जाता है, बताएं, ठीक है। चूँकि आप कम फोर्स लगा के क्या करें इसको, देखिए प्रेशर इक्वल टू क्या होता है आप सभी को पता है, फोर्स अपन एरिया होता है। तो कील को नुकीला बनाने का पर्पस ये होता है कि आपको जो है एरिया इसका कम किया जाता है। एरिया कम होगा, यदि आप यहाँ पे फोर्स लगाएंगे, एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा और आपका कील आसानी से जाएगा। तो पत्थरों या औजारों का भी नुकीला बनाने का वजह क्या रहा है कि आप कम प्रेशर में कम फोर्स में आसानी से शिकार कर पाएँ। चलिए तो ये देखें यहाँ पे पत्थर के औजार का उपयोग बाएं में इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था, और दाएं में देखें जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए भी किया जाता था। तो यहाँ पे देखेंगे ये आपको दिख रहा है, ये वस्त्र सिलने के लिए यहाँ पे आपको पत्थर का जो है औजार इस्तेमाल किया जा रहा है। आज पता ही है कि आज आप लोग जो है क्या इस्तेमाल करते हैं, आज हम लोग छोटी छोटी महीन महीन सुइयाँ हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो उस समय आप सोचे जीवन कितना जो है कठिनाइयों से भरा पड़ा होगा, ठीक है। आप जो है सोच पा रहे होंगे कि उस समय का जीवन कैसा होगा, थोड़ा आप इमेजिनेशन करके देखें।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखें, नेक्स्ट है रहने की जगह निर्धारित करना। अब देखिए यहाँ पे एक आपको मानचित्र दिया है, ठीक है। लाल त्रिकोण वाले स्थान जो है वो पूरा स्थल है जहाँ पे अखेटक खाद्य संग्राहकों के होने का प्रमाण मिले हैं। तो जितने भी लाल त्रिकोण वाले जगह आपको दिखाएंगे लाल डॉटेड से, वहाँ पे जो है वो पूरा स्थल है, पुराने स्थल है। और यहाँ पे जो है आपको अखेटक और खाद्य संग्राहक का प्रमाण मिलता है कि यहाँ पे वो कभी ना कभी रहे होंगे। इसके अलावा भी कई स्थान पे अखेटक खाद्य संग्राहक रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ जो है गिने चुने स्थान को दिखाया गया है, ठीक है। कई पूरा स्थल नदियाँ और झीलों के किनारे पाए गए हैं। तो यहाँ पे कुछ स्थल ही दिखाया गया, बाकी मैं आपको बताया हूँ हिस्ट्री के लिए स्पेशल एक सीरीज आएगा इसके बाद, वहाँ पे जो भी क्वेश्चन बन पाएंगे आपको दिखाया जाएगा। चलिए तो यहाँ पे भी हम कुछ देख लेते हैं, चूँकि हम लोग का ये शुरुआत है बिल्कुल। तो यहाँ पे देखेंगे आप, इस मैप को देखें। मैप का देखने का एक तरीका होता है। देखिए मैप में क्या इंडिकेट किया हुआ है, ये आपको संकेत सिंबल दिया हुआ है। ये जहाँ भी त्रिकोण आपको दिखेगा ये पूरा प्रसारणीन स्थल है। अब देखिए हमने बताया था कि कई लाखों वर्ष पहले से लेके और आज तक की बात करें तो ये डेवलपमेंट जो है काफ़ी लंबे टाइम पीरियड में हुआ है। तो इसको जो है इतिहासकार जो है 3 भाग में बांट दिए। पूरा पाषाण काल यानी स्टोन एज की मैं बात कर रहा हूँ। स्टोन एज में आरंभिक टाइम पीरियड को पूरा पाषाण बोल दिए। एक नवपाषाण हो गया, एक महापाषाणिक हो गया, एक आरंभिक गांव हो गया और आधुनिक नगर हो गया। तो ये पूरा पाषाण से आधुनिक नगर बनने में काफ़ी लंबा टाइम लगा है। ये डेवलपमेंट ऐसे नहीं हुआ है। तो इतिहास में हमने बताया था कि इतिहास में हम पढ़ते क्या हैं, हम इतिहास में बदलाव को देखते हैं, चेंजेज को देखते हैं हम लोग कि टाइम के साथ जो है बदलाव कैसे हुआ है। इसी चेंजेज को तो आपको पढ़ना है, यही इतिहास है। बस इतना यदि आप समझ गए तो इतिहास पढ़ना आपके लिए जो है एक गेम जैसा हो जाएगा और आपको मज़ा आने लगेगा। आप चेंजेज को ढूंढे। यदि आप जो है मान लीजिए आप हड़प्पा काल को पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप पूरा पाषाण काल को पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप मौर्य टाइम पीरियड को पढ़ रहे हैं, तो आप देखिए कि हड़प्पा टाइम पीरियड से मौर्य टाइम पीरियड में क्या चेंजेज आया, मौर्य से जो है गुप्त टाइम पीरियड में क्या चेंजेज आया, सामाजिक स्थिति में क्या चेंजेज आया, अर्थव्यवस्था में क्या चेंजेज आया, धार्मिक स्थिति में क्या चेंज आया। तो ये चेंजेज का अध्ययन ही क्या है, इतिहास है। अगर ऐसे करके आप सोचते हैं, देखते हैं, बाकी हम बताएंगे। अभी ये चूँकि हम लोग का शुरुआत है, हमने आपको बताया था कि आप 3-4 लेक्चर देखें, फिर आपका फ्रीक्वेंसी हमारा मैच कर जाएगा, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस मैप में पूरा पाषाण कालीन स्थल को सबसे पहले पहचानते हैं। तो यहाँ पे देखें, आपको एक इमेज में दिख रहा होगा भीमबेटका, ये आपको मध्य प्रदेश में पड़ता है। ये आपको एक पूरा पाषाण स्थल है। इसके अलावा देखें यहाँ पे और 2-3 आपको इमेज दिख रहा हो। यहाँ पे देखें होशंगी, एक देखें यहाँ पे कुरनूल गुफाएं। तो ये जो है यहाँ पे मानो जो है आज से लाखों वर्ष पहले यहाँ पे रहा करता था, ठीक है। जबकि यदि नव पाषाण कालीन हम स्थल का बात करें, ठीक है, ध्यान देंगे, नव पाषाण कालीन स्थल का बात करें तो ये जो भी आपको स्क्वायर शेप में ब्लू कलर का दिख रहा है, जैसे ये आपको दिख रहा है महागढ़ा, कोलीडिहुआ, चिरांद, ठीक है, ये सब क्या है, नव पाषाण कालीन स्थल है। इसके अलावा देखें दाओ जली, ठीक है। इसके अलावा देखें आप तो यहाँ पे देखें ये कश्मीर में आपको बुर्ज होम, ठीक है, ये मेहरगढ़, ये पाकिस्तान में पड़ता है। तो ये सब आपको स्थल जो है ये नव पाषाण कालीन स्थल है, ठीक है। अब हम कैसे बता रहे हैं कि नव पाषाण कालीन स्थल है, तो एक आपको पद्धति होता है, कार्बन जो है आपको डेटिंग पद्धति से हम लोग जो है एज अनुमान लगाते हैं कि ये कौन टाइम पीरियड में रहा होगा। इसके अलावा नव पाषाण कालीन स्थल यहाँ पे आपको देख रहा है पेयमपल्ली और यहाँ पे हल्लूर। अब देखिए आप जब भी ये मैप बना रहे हैं तो आप इसमें इंडिकेट कर लेंगे कि ये जो है कहाँ पड़ रहा है, तमिल में पड़ रहा है, कर्नाटक में पड़ रहा है, उड़ीसा में पड़ रहा है, आप इसे इंडिकेट कर लेंगे। हमने पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे कि आपको एक क्वेश्चन आया हुआ था कि यह स्थल जो है किस जो है जगह है। तो आपसे डायरेक्टली ये पूछा जा सकता है कि आप बताएं कि भीमबेटका कहाँ पड़ता है, ठीक है, मैच करने का आ गया, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे बनाए जाते हैं, ठीक है। आपको ऑप्शन में दे देगा, एक दे दिया आपको मान लीजिए मेहरगढ़, ठीक है, एक दे दिया मेहरगढ़, एक दे दिया आपको कोल्डिहुआ, ठीक है, कोल्डिहुआ, एक दे दिया आपको मान लीजिए महागढ़ा, ठीक है। ऐसे ऐसे करके आपको दे दिया और मैच करने का दे दिया कि बताया मेहरगढ़ कहाँ है, ठीक है, कोल्डिहुआ कहाँ है और इनका विशेषता क्या है। ऐसे भी मैच करने का देख सकता है कि मेहरगढ़ की क्या विशेषता है, आपको मैच करने का एक ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो इस नज़रिए से आप पढ़ें कि आपसे जो है आप इससे क्वेश्चन बना सकें। हमने बताया था कि हम लोग जो है बिल्कुल नए नज़रिए से एनसीईआरटी को पढ़ेंगे। एक भी पॉइंट अगर इससे पूछा जाता है तो बिल्कुल आप सॉल्व करने की स्थिति में रहेंगे। तो ये सब कुछ जो है महापाषाण कालीन स्थल है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं तो नेक्स्ट देखें, तो चलिए इसको मैं थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ
देखें यहाँ पे। चलिए अगला देखिए, तो ये आपको ये जो ग्रीन कलर से दिख रहा है ये महापसारणीन स्थल है। ग्रीन कलर से देखें, इसको जूम में कर देता हूँ चूँकि विजिबिलिटी यहाँ पे कम हो जा रही है। देखिए जैसे यहाँ पे देखें एक प्लेस आपको दिख रहा है, ठीक है, अच्छी, यहाँ पे ध्यान देंगे तो अदीज नूर यहाँ पे दिख रहा है। इसके अलावा देखिए ब्रह्मगिरी दिख रहा है, ठीक है। इसके अलावा देखें आप ध्यान दें तो यहाँ पे 2 प्लेस आपको दिख रहे हैं। इसके अलावा देखिए आरंभिक गांव की बात करें तो आरंभिक गांव कहाँ कहाँ बना था, तो देखिए एक आपको यहाँ पे दिख रहा है इनाम गांव, महाराष्ट्र में पड़ता है ये, ठीक है। तो ये आपको आरंभिक गांव को इंडिकेट किया गया है। इसके अलावा देखिए आधुनिक नगर की बात करें तो ये आधुनिक नगर में आप देख सकते हैं कि आपका मुंबई हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखें, चलिए जूम इन कर लेते हैं, यहाँ पे देखें तो ये आपका मुंबई हो गया, ये आपको कोलकाता हो गया, ठीक है। ये आपको क्या हो गया, आधुनिक नगर हो गए। तो ये कुछ आपको पॉइंट इंडिकेट किए गए थे। अब आपके लिए बिल्कुल ही जीरो से स्टार्ट किया गया है। मैं बताया हूँ एक मार्केट में जो है ब्लैंक मैप का आपको मानचित्र का एक जो है आपको किताब मिलता है, उसको लेके आएँ और इन सब जगहों को इंडिकेट करें, लिखे ये कहाँ पे हैं, इनकी विशेषता क्या है, मैं आगे चल के बताऊँगा। अभी के लिए केवल आप यहाँ पे लिखे कि ये जगह जो है कहाँ पे हैं, ठीक है। इनको लिखे, आपको याद हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं इस मानचित्र से आगे। देखें कंटिन्यू करते हैं हम लोग। चूंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहां अच्छे पत्थर मिल सके। अब पत्थर भी अच्छे अच्छे क्वालिटी के होते हैं, जहां लोग पत्थरों से औजार बनाते थे और उन स्थलों में उद्योग स्थल कहते थे, ठीक है। अब जो है पत्थर से औजार बनाते थे और वहाँ पे रहते थे। हमें इन उद्योग स्थलों के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? आमतौर पे हमें ऐसी जगहों का पर पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े मिलते हैं और ऐसे उपकरण मिलते हैं जिन्हें लोग इन स्थलों पे छोड़ गए होंगे क्योंकि वे ठीक नहीं बने होंगे। साथ ही औजार बनाने के बाद पत्थरों के टूटे फूटे टुकड़े भी इन स्थलों से मिलते हैं। कभी कभी लोग इन स्थलों पे कुछ ज़्यादा समय तक रहा करते थे। ऐसे स्थलों को आवासीय और उद्योग स्थल कहते हैं। अब देखिए एक आपको टर्म यहाँ पर मिला, आवासीय किसको बोलते हैं? जहाँ पे कोई व्यक्ति अगर रहा करता है अधिक समय तक तो उसको हम आवास बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा आवास है, ठीक है। और उद्योग स्थल इसको क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि यहाँ पे पत्थरों के औजार बनाए जा रहे हैं। अब ये देखिए इतिहासकार आपके पुरातत्वविद कैसे अनुमान लगा रहे हैं। मान लीजिए खुदाई के बाद कहीं पे जो है बहुत सारे पत्थर के टुकड़े मिल रहे हैं, कुछ औजार मिल रहे हैं, तो अनुमान लगाए होंगे कि हो सकता है यहाँ पे अच्छे क्वालिटी के पत्थर मिला करते होंगे और यहीं पे लोग औजार बनाया करते होंगे। तो ये भी एक अनुमान है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे देखें भीमबेटका के बारे में आपको बताया गया है। भीमबेटका क्या है? आधुनिक जो है मध्य प्रदेश में है। आवासीय पूरा स्थल उन्हें कहते हैं जहां लोग रहा करते थे। तो आवासीय पूरा स्थल किसे कहते हैं? जहां लोग रहा करते थे। इनमें गुफाओं और कंदराओं जैसे वे स्थल होते थे जिन्हें यहाँ दर्शाया गया है। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। तो गुफाओं में रहने की ज़रूरत क्या है? आज देखिए हम घर में क्यों रहते हैं, ठीक है, हम घर क्यों बनाते हैं? बड़े बड़े बिल्डिंग लोग बना रहे हैं। वजह क्या है? कि हम जो है बारिश, धूप और हवाओं से राहत पा सकें। ऐसी प्राकृतिक गुफाएं बिंद और दक्कन के पर्वतीय इलाके में मिलती है। यानी बिंद जो है पर्वत और दक्कन के इलाके में ऐसी देखने को मिलती है जो नर्मदा घाटी के पास है। हमने पिछले लेक्चर में नर्मदा घाटी को देखा था। क्या तुम बता सकते हो कि रहने वाले लोग ने यहाँ जगह क्यों चुनी होगी? देखिए आपको जवाब ऑलरेडी मिल गया है, ठीक है। तो इस इलाके में ही आखिर क्यों रहे? आपसे क्वेश्चन है हमारा कि आप बताएं नर्मदा वाले इलाके में लोग क्यों रहते थे, ठीक है। आप इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। तो यहाँ पे देखें ये आपको एक इमेज दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो ऐसे गुफाओं में ये लोग रहते थे, ठीक है। यहाँ पे जो है आप देखेंगे तो ऐसे ऐसे गुफाओं में लोग रहा करते थे, ठीक है। वजह क्या था? कि धूप, बारिश और जंगली जानवरों से भी अपना बचाव कर पाते थे। तो भीमबेटका जो है आपको आधुनिक जो है मध्य प्रदेश में पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा है, अगर तुम्हें अपने निवास स्थान के बारे में बताना पड़े तो तुम इनमें से कौन सा नाम चुनोगे? अपने निवास स्थान के बारे में बताना है। क्या आवास आप बताएंगे, उद्योग स्थल, आवास और उद्योग स्थल या अन्य? तो आप बताइए आपके निवास के बारे में बताना है तो आप उसके लिए क्या शब्द इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो यदि आपके आवास पे उद्योग के भी काम चल रहे हैं तो आप क्या बोलेंगे? आवास और उद्योग स्थल बोलेंगे। आप केवल रहते हैं तो केवल आवास बोलेंगे।
और केवल उद्योग धंधे का काम हो रहा है आपके आवास पे तो उद्योग स्थल बोलेंगे। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए पूरा स्थल क्या होता है देखेंगे तो यहाँ पे है पूरा स्थल हम किसे कहते हैं, उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। तो क्लियर हो गया होगा, आपसे पूछा जाएगा आप बताएं पूरा स्थल किसको कहते हैं, तो हम उस स्थान को कहते हैं जहाँ पे औजार, बर्तन और इमारत जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे औजार मिल रहा है, बर्तन मिल रहा है, इसका मतलब इमारत मिल रहा है, यहाँ पे कभी न कभी मानव निवास करता होगा, तो इसी स्थल को हम पूरा स्थल बोलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें छोड़ गए थे। ये ज़मीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पूरा स्थल के बारे में आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा, तो अगले अध्याय में हम लोग डिटेल में देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पाषाण औजारों का निर्माण के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो ये पाषाण उपकरण कैसे बनाए जो है गए हैं जाते थे, इसके लिए अपनाई गई 2 तकनीक में से यह दर्शाता है, बताओ कौन सी तकनीक है, ठीक है, जिससे औजार बनाए जाते थे। तो चलिए देखते हैं हम लोग पाषाण औजार का निर्माण की प्रक्रिया। पाषाण उपकरणों को प्राय जो है 2 तरीके से बनाया जाता है, बिल्कुल आप याद रखेंगे। पहला देखें, पत्थर से पत्थर को टकराना, यानी जिस पत्थर से कोई औजार बनाना होता था उसे एक हाथ में लिया जाता था और दूसरे हाथ में एक पत्थर हथौड़े जैसे इस्तेमाल होता था। आज भी हम लोग कभी ये जो है टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। इस तरह आघात करने वाले पत्थर से दूसरे पत्थर पे जब तक सल्क निकाले जाते थे जब तक वो वांछित आकार का उपकरण न बन जाए। यानी एक जो है मान लीजिए पत्थर है, एक आप और इससे बड़ा मजबूत पत्थर लिए और इस पर क्या कर लिए जो है इस पर घात करने लगे और ये जब तक ये अपना शेप नहीं ले तब तक आप इसे तोड़ते रहें। तो ये जो है पहला टेक्निक हो गया। ठीक है, चलिए दूसरा टेक्निक क्या था, दूसरे तरीके को दबाव सल्क तकनीक भी कहा जाता था और इसमें क्रोड को एक स्थिर सतह पे टिकाया जाता था और इस क्रोड पे हड्डी या पत्थर रख के उस पे आपको हथौड़ा नुमा पत्थर से सल्क निकाले जाते थे जिसे वांछित उपकरण बनाए जाते थे, जैसे आपको इमेज में दिख रहा है। ठीक है, ये कोई भी मान लीजिए पत्थर है, इससे आपको औजार बनाना है तो यहाँ पे हड्डी नुमा आकृति या कोई जो है कठोर पत्थर इस पे रख के और फिर एक दूसरे पत्थर से इस पे अटैक करते थे, मारते थे इस पे और इस तरह से हम लोग इसको शेप देते थे। तो ये आपको 2 तरीके दिखने को मिला। ठीक है, आगे देखें। अब इनिशियल में आपको पता ही है कि आग की भी खोज नहीं हुई थी, तो कल्पना करें उस समय का जीवन कैसा रहा होगा। ठीक है, जब आग की खोज नहीं हुई है। आज तो पूरा विश्व ही जो है बिजली के रोशनी से है और चकाचौंध है, चाहे दिन हो या रात हो समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो जब आग की खोज नहीं हुई थी तब जो है दुनिया कैसी थी, तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा देखते हैं। आग की खोज हुआ कैसे, मानचित्र 2 में देखना है। एक कुरनूल गुफा, इसको ढूंढना है। ये पृष्ठ संख्या 14 पर दिया है। यहाँ राख के अवशेष मिलते हैं, इसका मतलब ये है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आप बताइए राख का निर्माण कैसे होगा। ठीक है, किसी न किसी सामग्री के जलने से ही होगा। तो आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए कर सकते हैं, मांस पकाने के लिए, खतरनाक जानवरों से दूर रहने के लिए। ठीक है, चलिए तो देखते हैं हम लोग। यहाँ पे पेज नंबर जो है 14 पे आते हैं हम लोग। देखें यहाँ पे करनूल की गुफा, देखें यहाँ पे आपको दिख रहा है इमेज में, ये देखिए करनूल की गुफा दिख रही है। तो यहाँ पे आपको राख का अवशेष मिला है और राख का अवशेष मिलने से आप क्या अनुमान लगाएंगे कि यहाँ पे कभी ना कभी जो है आग का कुछ उपयोग हुआ होगा। ठीक है, और इससे हमें राख का अवशेष मिला है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखते हैं नेक्स्ट, चूँकि ये क्लास 6 का है तो आपको बिल्कुल बेसिक छोटी सी जानकारी मिलेगी। आज हम आग का उपयोग किस लिए करते हैं, आपको लिखना है आग का उपयोग आज कहाँ कहाँ होता है। देखिए ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, आपको जो है लगेगा कि आखिर हम कर क्या रहे हैं, ये पागलपन है क्या। बिल्कुल नहीं, आप सोचेंगे कि आज जो है आग का आविष्कार हम लोग आग का उपयोग आज कहाँ कहाँ करते हैं। ठीक है, आप इसे लिखेंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं बदलती जलवायु के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। जलवायु आज भी चेंज हो रही है, सबको पता ही है। अभी जलवायु के ऊपर थोड़े दिन पहले बैठक हुआ था, कॉप जो है 27, ठीक है, कॉप 26, ये सब जलवायु के ऊपर बेस्ड था, क्योंकि जलवायु परिवर्तन जो है हमारे जो है विश्व के लिए खतरा है। आगे देखें तो यहाँ पे देखें लगभग जो है 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए।
लगभग जो है आज से जो है 12,000 साल पहले की बात की जा रही है। और गर्मी बढ़ने लगी, ठीक है, और इसका परिणाम ये हुआ कि कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे, ठीक है। इससे हिरन, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रहते थे। अब देखिए जलवायु परिवर्तन से जो है आपको क्या हुआ, चरगाहों का जो है संख्या बढ़ गया, एरिया बढ़ गया, जिससे इन जानवरों का जो है जिंदा रहना जो है अधिक संभव तक पॉसिबल हो पाया और इनका संख्या बढ़ने लगा। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वो भी इन्हीं के पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरतों के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हो। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई थी। तो ये उस टाइम पीरियड की बात है। इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। यानी ये बात की जा रही है जंगली कृषि की, ठीक है। ये उस समय कृषि का आविष्कार नहीं हुआ था। जंगलों में अपने आप कहीं कहीं गेहूं, जौ और धान अनाज उपजने लगे थे। शायद महिलाएं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। अब एक्चुअली में हुआ क्या होगा, मान लीजिए आपको भोजन मिला और आप चाहते हैं कि इसको स्टोर करके रखें, तो आप मान लीजिए किसी प्लेस पे गए, किसी भी स्थान पे गए और मान लीजिए यहाँ पे गेहूँ डाल के और छोड़ दिए, ठीक है। आप सोच रहे हैं कि हम कुछ दिन बाद निकाल लेंगे, आपको पता नहीं चला कि आप यहाँ पे गेहूँ जो है रखे हैं और इस तरह से कुछ दिन बाद यदि आप भटकते हुए पहुँचे तो आप देखें यहाँ गेहूँ का पौधा निकला हुआ है। तो लोगों को पता चला है कि गेहूँ को यदि मिट्टी में डालेंगे तो इससे अधिक हमको गेहूँ प्राप्त हुआ और इस तरह से धीरे धीरे जो है कृषि का आविष्कार होने लगा। तो कुल मिला जुला के कहानी यही है कि बदलती जलवायु के कारण क्या हुआ देखेंगे तो जानवरों की संख्या इंक्रीज हुआ, ठीक है। बदलती जलवायु के कारण क्या हुआ, गेहूं, जौ और धान जो है इसकी जो है प्राकृतिक रूप से उपज बढ़ने लगी। अब नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं नाम और तिथियां। हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं पुरातत्वविद उन्हें बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को क्या बोलते हैं, पूरा पाषाण काल कहते हैं, ठीक है। ये चूँकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो हमें सामग्रियाँ मिली है वो स्टोन से रिलेटेड मिली है, पत्थर की औजारें मिली है, तो इसलिए जो है पुरातत्वविद इसका नाम पाषाण काल रख दिए। उसमें में भी जो आरंभिक काल के मिली उसे पूरा पाषाण काल कह दिए। ये दो शब्द पूरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर, यानी यह नाम पूरा स्थलों से प्राप्त पत्थरों के औजारों के महत्व को बताता है। पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले का दौर माना जाता है। यानी पूरा पाषाण काल की बात करूं तो 20 लाख साल पहले से लेके 20 लाख ईसा पूर्व से लेके और 12,000 ईसा पूर्व के टाइम पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं पूरा पाषाण काल। इसे क्या बोलते हैं, पूरा पाषाण काल। देखिए सिंपल सी कहानी ये है कि ये पाषाण काल जो है लंबा टाइम पीरियड रहा है, ठीक है। तो इसको 3 भाग में पढ़ने के दृष्टिकोण से बांट दिया गया था। एक हो गया आपका पूरा पाषाण काल, एक हो गया आपका मध्य पाषाण काल और एक हो गया आपका नव पाषाण काल, ठीक है। इस पूरा पाषाण काल का टाइम पीरियड भी बहुत बड़ा रहा, तो इसे भी 3 भागों में बांट दिया गया था। बट मोटा मोटा अभी आप जाने कि पूरा पाषाण काल का टाइम पीरियड, ये अप्रॉक्स जानकारी है, एग्जैक्टनेस नहीं है इसमें, 20 लाख ईसा पूर्व से जो है लेके और 12,000 ईसा पूर्व तक इसका टाइम पीरियड रहा था। यानी ईसा के जन्म से 20 लाख साल पहले चल जाएं और उससे होते हुए आप 12,000 ईसा पूर्व आ जाएं। कुछ लोग को यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं बता दूं, देखें ईसा का जन्म जो है मान लीजिए यहाँ पे 0 ईयर में हुआ है, तो इससे हम चल जाएं 20 लाख साल पहले, तो 20 लाख साल पहले कुछ यहाँ पे होगा और इससे आप आगे बढ़ते जाएं और 12,000 साल पहले आ जाएं, ठीक है। तो इस टाइम पीरियड की बात की जा रही है। इसी टाइम पीरियड को हम नाम दे दिए पूरा पाषाण काल। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो पूरा पाषाण काल आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया होगा किसे कहते हैं। इस काल को देखिए 3 भागों में विभाजित किया गया, आरंभिक, मध्य और उत्तर पूरा पाषाण काल। चूँकि पूरा पाषाण काल एक लंबा टाइम पीरियड रहा तो इस टाइम पीरियड को 3 भाग में बांटा गया। पहला आरंभिक पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और आपको आधुनिक पूरा उत्तर पूरा पाषाण काल। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई है। चूँकि ये टाइम पीरियड काफ़ी लंबा रहा है, जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव जो है मिलते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, ध्यान देंगे। जहाँ पर्यावरण में चेंज मिलते हैं उसे हम बोलते हैं मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग। तो ध्यान देंगे, आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि आप बताइए पर्यावरणीय बदलाव जो है किस टाइम पीरियड में हुआ, तो ये मध्य पाषाण युग में हुआ।
और इसका समय मध्य पाषाण काल का क्या हो जाएगा देखेंगे तो मध्य पाषाण काल का टाइम पीरियड हो जाएगा 12,000 से आपको, चूँकि हमने देखा था अभी कि पूरा पाषाण काल जो है कहाँ से 20 लाख से लेके 12,000 तक है, तो आगे जो है नया शुरू होगा 12,000 से लेके देखेंगे और 10,000 साल पूर्व की बात हो रही है, ये 10,000 ईसा पूर्व है। तो ये आपको मध्य पाषाण काल हो गया, ठीक है, क्लियर है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पे बहुत छोटे होते थे, अब जो है डेवलपमेंट हो गया था और इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण भी कहा जाता था, ये भी बात ध्यान रखेंगे। प्राय इन औजारों को हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसी औजार भी मिलते हैं। अब देखिए इंसान का दिमाग डेवलप हुआ था, तब मान लीजिए पत्थर का टुकड़ा लिया, ठीक है, और इसमें जो है हड्डी जो है हड्डी का कोई जो है पार्ट इसमें मिला के और एक औजार बना दिया, या मान लीजिए कोई पत्थर का टुकड़ा मिला और इसमें जो है इंसान क्या किया, एक मान लीजिए लकड़ी का टुकड़ा लगा दिया। यानी आप देख रहे हैं कि पूरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल आने में इंसान का दिमाग डेवलप हुआ और इसे पता चला कि यदि ऐसा हम करते हैं तो हमारा शिकार करना कितना आसान रहा होगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि सिंपल सी कहानी ये है कि पत्थर तो पूरा पाषाण काल में भी होते थे, इसका डेवलपमेंट हुआ धीरे धीरे और ये पत्थर जो है नुकीले अब हो गए, और इसी में इंसान क्या किया, मान लीजिए एक लकड़ी का जो है इसमें लकड़ी को ऐड कर दिया और इस तरह से ये इसका हथियार बन गया, ठीक है। तो ऐसे शिकार करना अब आसान हो गया। चलिए, तो मध्य पाषाण काल की हम लोग बात कर लिए, आगे बढ़ते हैं। इसे हम माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण भी कहते हैं, ध्यान देंगे। लघु पाषाण इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे औजार जो है छोटे छोटे हमें मिलते थे, साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते थे। पृष्ठ संख्या 13 पे बने चित्र को देखना है, हमने चित्र को देखा भी था। इस दौरान बनाए गए औजार को तुम कोई बदलाव जो है दिखाया देता है, बिल्कुल दिखाई देता है, हम लोग देखे थे। अगले युग का शुरुआत जो है 10,000 साल पहले से होता है और इसे नव पाषाण काल कहा गया, ठीक है। और तुम नव पाषाण युग में आगे जो है अध्याय में देखेंगे हम लोग। नव पाषाण का मतलब क्या होता है, सिंपल सी कहानी ये है। तो देखें, हमने कुछ स्थानों का नाम दिया था, जैसे हमने अभी मैप में देखा भी था। अगले अध्याय में तुम ऐसे कुछ अनेक नाम मिलेंगे। अक्सर हमें पुराने स्थानों के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं, आज प्रचलित है क्योंकि हमें ज्ञात नहीं है कि उस काल में इनके क्या नाम रखे गए होंगे, ठीक है, क्लियर है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग 3 टाइम पीरियड देखें, इसको याद रखेंगे। ऐसे तो पूछा नहीं जाता है, लेकिन हो सकता है कभी आपसे एग्जाम में पूछा जाए। तो मैं बात कर रहा हूँ पाषाण काल की, ठीक है। पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में। एक हो गया आपका पूरा पाषाण काल, एक हो गया आपका मध्य पाषाण काल, ठीक है, और नेक्स्ट हो गया आपका नव पाषाण काल, ठीक है। इसका टाइम पीरियड क्या रहा, तो हमने बताया था इसका टाइम पीरियड रहा 20 लाख साल जो है पहले से, यानी 20 लाख ईसा पूर्व से लेके, और आपने देखा था 12,000 तक, 12,000 ईसा पूर्व तक। मध्य पाषाण काल का टाइम पीरियड क्या है, तो 12,000 ईसा पूर्व से लेके और 10,000 ईसा पूर्व तक, ठीक है। और नव पाषाण काल का टाइम पीरियड क्या हो जाएगा आपका 10,000 ईसा पूर्व से आपको आगे, ठीक है। तो ये हम लोग देखें। अब देखिए पूरा पाषाण काल में आप देखेंगे क्योंकि ये टाइम पीरियड काफ़ी लंबा है, देख रहे हैं आप 20 लाख से 12,000 वर्ष पहले तक, तो ये काफ़ी लंबा टाइम पीरियड है। तो इसको इसीलिए 3 भाग में बांट दिया गया, ठीक है। 3 भाग में यहाँ पे बांटा गया, एक आपको आरंभिक पूरा पाषाण काल, एक मध्य पूरा पाषाण काल और एक आपको नया पूरा पाषाण काल। तो ये 3 भागों में बांटा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने ऊपर जो है एनालिसिस कर ही लिया था, आप देखे थे, वहाँ पे प्लेस भी देखे थे, जगह आप ले देख लिए थे, और हम लोग पत्थर के औजार को भी देखे थे। आगे देखते हैं हम लोग कुछ और। जिनको भी लेक्चर स्लो लग रहा वो लेक्चर फास्ट करके सुन सकते हैं। देखिए साथ ही वो ये भी सीखने लगे होंगे कि ये अनाज कहाँ उगते थे, ठीक है, जैसे हमने बात की थी, और कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना शुरू कर लिया। तो इनिशियल टाइम पीरियड में कहानी ऐसी रही होगी कि हमने बताया कि कहीं अनाज वो रख दिए, मान लीजिए संग्रह के लिए कि हम इसका बाद में उपभोग करेंगे, वो देखे कि अनाज उपजा, फिर इसका ऑब्जर्व किए। ये टाइम पीरियड काफ़ी लंबा रहा था जब कृषि का आविष्कार हुआ था। इनिशियल में मानो जो है जंगली कृषि का ज्ञान हुआ, धीरे धीरे ये देखने लगा कि इतने दिनों बाद ये पकने लगा है और फिर अनाज उपजाना जो है शुरू किया। इस तरह से कृषि का आविष्कार हो गया है। चलिए, तो इसका आविष्कार हो गया होगा। आगे देखते हैं, एक और यहाँ पे टॉपिक दिख रहा है शैल चित्रकला, और इनसे हमें क्या पता चलता है, ठीक है। देखें तो यहाँ पे एक देखिए आपको चित्र दिखाया गया है, इस चित्र के बारे में आपको बताना है। यहाँ पे देखें, एक यहाँ पे आपको कोई जो है जानवर का इमेज है, और यहाँ पे देखें एक मानव का इमेज है कि एक जानवर का इमेज है, ये इंडिकेट किया गया है। तो देखें यहाँ पे जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पे चित्र जो है मिले हैं हमें,
और इनमें से कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं में मिले चित्र हैं। इसमें जंगली जानवरों को बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण इसका किया गया है। ठीक है, हो सकता है कि ये जो है कोई जानवर है और इसका कोई जानवर और जो है पीछा कर रहा है, या कोई इंसान पीछा कर रहा है, और ऐसे ऐसे हमें चित्र देखने को मिले हैं। कौन क्या करता था, क्वेश्चन ये है। अब देखिए, हमने पढ़ा है कि आरंभिक लोग शिकार करते थे तथा फल मूल का संग्रह किया करते थे। वे पत्थरों के औजार और गुफाओं में जो है चित्र बनाते थे। क्या हमें कोई ऐसा साक्ष्य मिलते हैं जिससे हमें पता चले कि महिलाएं शिकार करती थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। या पुरुष औजार बनाते थे, या फिर महिलाएं चित्रकारी करती थी और पुरुष जो है फल मूल इकट्ठा करते थे? आपके सामने ये प्रश्न है कि बताइए कोई ऐसा आपको जो है चित्र या संग्रहण कहीं देखने को मिला है क्या? वास्तव में हमें इसका ज्ञान नहीं है, लेकिन दो बात हो सकती है। कौन कौन दो बातें हो सकती है? महिला और पुरुष दोनों ने मिलकर कोई काम एक साथ किया होगा। ये भी संभव है कि कुछ तरह के काम केवल महिलाएं करती थी और कुछ केवल पुरुष। इसके अलावा उपमहाद्वीप के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग परंपराएं भी रही होगी। जैसे आपको पता है कि अभी आप देखेंगे तो कुछ जो है जनजातीय समूह हैं जहाँ पे आज भी सामूहिक कृषि की जाती है। क्या की जाती है? सामूहिक कृषि। ठीक है, सामूहिक कृषि कहने का तात्पर्य ये है मेरा कि महिलाएं और पुरुष दोनों मिलकर एक साथ इकट्ठा होकर जो है कृषि करते थे। महिलाएं और पुरुष जो है इकट्ठा होकर क्या करते थे? एक जगह कृषि कार्य जो है करते थे। आज भी करते हैं। कुछ जनजातीय समूह में आपको सामूहिक कृषि देखने को मिलता है। चलिए, तो उस समय भी हो सकता है ऐसा हो सकता है कि अब ये अनुमान ही है। आगे देखें, भारत में शुतुरमुर्ग के बारे में यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है। भारत में पूरा पाषाण युग के दौरान शुतुरमुर्ग होते थे। महाराष्ट्र के पटनेपुरा स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडे का अवशेष मिले हैं। इनके कुछ छिलकों पे चित्रांकन भी मिलता है। इन अंडों के मनके भी बनाए जाते थे। अब देखिए, आपको पता है कि शुतुरमुर्ग जो है ये होते हैं कि नहीं? तो ये होते थे। ठीक है, क्योंकि इनका हमें अवशेष मिला है। इन मनकों का उपयोग किस लिए किया गया होगा, और आज हमें शुतुरमुर्ग कहाँ मिलते हैं? ये आपसे दो क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हुसंगी का सूक्ष्म जो है निरीक्षण करते हैं। मानचित्र 2 में हम लोग हुसंगी को देखे थे। ठीक है, यहाँ पे पूरा पाषाण युग के कई पुरा स्थल मिले हैं। कुछ पुरा स्थलों से अलग अलग कार्यों में लाए जाने वाला है। देखिए, एक बार मैं आपको मैप दिखा देता हूँ। देखें यहाँ पे, तो ये आपको दिख रहा है हुसंगी। ठीक है, ठीक है, इसी के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से जो है हमें आपको देखेंगे तो पूरा पाषाण युग के कई जो है पुरा स्थल यहाँ पे मिले हैं। इस जगह की बात हो रही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखें, कई प्रकार के औजार मिले हैं। हुसंगी की बात हो रही है। ये संभवतः जो है आवास और उद्योग स्थल रहे होंगे। ठीक है, कुछ छोटे पुरा स्थल में भी औजारों के बनाए जाने के प्रमाण भी मिले हैं। इनमें से कुछ पुरा स्थल झरनों के निकट थे। अधिकांश औजार चूना पत्थरों से बनाए जाते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या तुम दूसरे प्रकार के पुरा स्थलों के नाम बता सकते हो? अब देखिए, मैप में देखिए और बताइए कि दूसरे प्रकार के कौन कौन पुरा स्थल हैं। हम लोग मैप में देखे थे, अन्यत्र कुछ जानकारी है। अपने एटलस में फ्रांस को ढूंढे। तो देखिए, आपके पास यदि आप किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके पास एक एटलस होना चाहिए। ठीक है, और एटलस में जो है आप उसको रोज़ रोज़ देखें। ठीक है, उसमें आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिलेगी। देखिए, आपको पता होना चाहिए एक फिजिकल मैप होता है, एक पॉलिटिकल मैप होता है। तो एटलस में आपको आपके पॉलिटिकल मैप में देखना है कि फ्रांस जो है कहाँ है, और यह चित्र जो है फ्रांस के एक गुफा का है। ध्यान देंगे, इस पुरा स्थल की खोज लगभग 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने की थी, जो आपको इमेज अभी दिखाया जाएगा। और इस तरह के चित्र लगभग 20,000 साल पहले से लेके और 10,000 साल पहले के बीच बनाए गए होंगे, ऐसा अनुमान लगाया गया है। इनमें कई जानवरों के चित्र हैं। इसमें जंगली घोड़े हैं, गाय, भैंस, गैंडा, रेंडियर, बारहसिंगा और सूरों के गहरे चमकीले रंगों के चित्रित किया गया है। तो ये जो आपको अभी इमेज दिख रहा है, ये फ्रांस का जो है इमेज है। इन रंगों को लौह और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया जाता था। ये संभव है कि इन चित्रों का उत्सवों के अवसर पर बनाया जाता था और फिर इन्हें शिकारियों द्वारा शिकार पे निकलने से पहले कुछ अनुसंधान के लिए बनाया गया होगा। क्या तुम इन्हें बनाने में कोई और कारण बता सकते हो? ये चित्र क्यों बनाए गए होंगे? ठीक है, यहाँ पे देखें, जो है आपको चित्र में दिख रहा है
ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक आपको देखिए जानवर आपको दिख रहा है, यहाँ पे ध्यान देंगे, ठीक है। इसका यहाँ पे आपको एक पैर दिखाया गया है, ठीक है। तो ये आपको ये जानवर एक यहाँ पे दिखने को मिल रहा है, ठीक है। एक यहाँ पे भी देखें, यहाँ भी आपको जानवर देखने को मिल रहा है। देखिए बारहसिंगा की बात हो रही है। तो ये जो चित्र हमें मिली है, ये कहाँ से मिली है? तो ये हमें फ्रांस में 4 जो है स्टूडेंट के द्वारा खोजा गया है लगभग 100 साल पहले, और बताया गया है कि ये चित्र जो है 20,000 साल पहले से 10,000 साल पहले के हैं। और ये चित्र जो है किस उत्सव पे बनाए गए होंगे, क्यों बनाए गए होंगे, इसका क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि क्या कारण रहा होगा इनका बनाने का। तो जैसे यहाँ पे कुछ कारण आपको बताया गया है कि हो सकता है कि उस समय के लोग जो है कोई उत्सव मनाते हो, उसके अवसर पे बनाया करते हो। शिकारी जो है, शिकारियों द्वारा जो है शिकार पे निकलने से पहले कुछ अनुसंधान किया जा हो, ठीक है, पूजा किया जा रहा हो, ठीक है, और उससे पहले जो है बनाया जाता हो, ठीक है। तो ये सब रीज़न हो सकता है, बाकी आप सोच के बताएं कि क्या क्या हो सकता है। अब चलिए हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या देखें, कुछ शब्द देखें, कुछ शब्दावली देखें, तो ये आपको आना चाहिए, इसको लिखेंगे। अखेटक खाद्य संग्राहक किसे कहते हैं? आपके लिए छोटे छोटे क्वेश्चन है, इसको लिखेंगे, बताएंगे कि अखेटक या खाद्य संग्राहक किसको कहते हैं। पूरा स्थल किसको बोलते हैं? उद्योग स्थल हम किसे बोलते हैं? आवासीय स्थल। पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और लघु पाषाण ये क्या है, ठीक है। पूरा पाषाण काल की जो है आप मैप में इंडिकेट करेंगे कौन कौन से हमें स्थल मिले हैं, मध्य पाषाण काल के कौन से मिले हैं, लघु पाषाण काल के कौन से मिले हैं। यदि आप इंडिकेट कर पाएँ तो इसमें से कुछ ही यहाँ पे बताया गया है। देखिए एक जो है आपके लिए यहाँ पे इमेजिनेशन करने की बात कही गई है कि तुम आज से 12,000 साल पहले पत्थर की एक गुफा में रहते हो। इमेजिनेशन कर लो, आप जो है एक पत्थर की मान लीजिए गुफा है, इसमें जो है आप रहते हैं आज से जो है 12,000 साल पहले, ठीक है। हम आपको इमेजिनेशन करना है। पृष्ठ संख्या 15 पे देखो, तुम्हारे मामा गुफा के एक भीतरी दीवार पे चित्र बना रहे हैं। मान लीजिए ये जो है गुफा के दीवारों पर चित्र बना रहे हैं और तुम उनकी सहायता करना चाहते हो। तुम रंग बनाओगे, रेखाओं खींचोगे या फिर उनमें रंग भरोगे। तुम्हारे मामा तुम्हें कौन कौन सी कहानियाँ सुनाएंगे। तो ये बच्चों के लिए चूँकि बुक लिखी गई है, आप इमेजिनेशन कीजिए कि उस समय लोग कोई चित्र बना रहा होगा, चित्र बनाने में कुछ लोग हेल्प भी कर रहे होंगे। तो ऐसा एक आपको इमेजिनेशन करने की बात कही गई है। बाकी इन सब जो है छोटे छोटे पॉइंट को आप ज़रूर लिखेंगे कि आखिर ये है क्या, ठीक है। ये छोटी छोटी पॉइंट ही आपको आगे चल के बहुत काम आने वाली है। ये कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ हैं, इनको याद रखेंगे। जैसे देखिए ये मध्य पाषाण काल का 12,000 से 10,000 साल, नव पाषाण का 10,000 से पहले, और इसके अलावा जो है हम लोग देखे थे पूरा पाषाण का, ये भी याद रखेंगे, 20 लाख साल पहले से लेके 20 लाख साल ईसा पूर्व से लेके और आपको 12,000 ईसा पूर्व तक, ठीक है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। चलिए कुछ क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखते हैं, इस क्वेश्चन को आप लोग करेंगे क्योंकि इतने अच्छे से पढ़ने के बाद आप बिल्कुल आसानी से कर पाएंगे। वाक्य को पूरा करना है, बताएं। अखेटक खाद्य संग्राहक गुफाओं में इसलिए रहते थे, क्यों रहते थे, आपको बताना है, ठीक है। हमने बताया था। देखिए घास वाले मैदान का विकास कितने साल पहले लगभग हुआ। आरंभिक लोग गुफाओं की डैश पे चित्र बनाते थे, गुफाओं के अंदर चित्र बनाते थे। हुशंगी में डैश के औजार जो है बनाए जाते थे, ठीक है। तो ये सब आप फिल इन द ब्लैंक्स है, इसको कंप्लीट करेंगे। उपमहाद्वीप के आधुनिक राजनीतिक मानचित्र के पृष्ठ 1 से 36 पे देखें। अब यहाँ पे जो है आपको बता रहा है 136 पेज पे देखेंगे। और उन राज्यों को ढूंढे जहाँ भीमबेटका, हुशंगी, कुरनूल स्थित है। क्या तुषार की रेल इन जगहों से होकर गई होगी। तो आपको ये देखना है पृष्ठ संख्या 136, यहाँ पे इन जगहों को ढूंढना है। अब देखिए कुछ चर्चा करने के लिए आपसे यहाँ पे बता रहा है कि अखेटक खाद्य संग्राहक एक स्थान से दूसरे स्थान पे क्यों घूमते थे। इसको आपको आंसर करना है। ये आपके लिए आज का पहला क्वेश्चन हुआ कि अखेटक खाद्य संग्राहक एक स्थान से दूसरे स्थान पे क्यों घूमते थे। उनकी यात्रा और आज की हमारी यात्रा कारणों में क्या समानता और क्या भिन्नता है। तो ये आपके लिए पहला क्वेश्चन है, इसको लिखेंगे। हमने काफ़ी डिटेल में इसको बताया है, आप समझ ही गए होंगे, ठीक है। जिनको एक बार में वीडियो नहीं समझ में आ रहा होगा वो 2 बार करके देखेंगे, आपको समझ में आ गया होगा, आ जाएगा आपको समझ में, बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। तो ये जो खाद्य संग्राहक एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्यों जाएंगे, ठीक है, इसका 4 कारण हम लोग एक्सप्लेन किए थे, तो उनको देखेंगे। और आप कंपेयर करेंगे कि हमारी आज की यात्रा और उस समय की यात्रा में क्या समानताएँ रही हैं और क्या जो है भिन्नताएँ रही हैं, यानी अलग क्या है और समान बातें क्या रही होंगी। ये क्वेश्चन आप जरूर करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखें, आज तुम फल काटने के लिए कौन से औजार चुनोगे, वो औजार किस चीज़ से बना होगा, ठीक है, इसको स्किप कर सकते हैं। अखेटक खाद्य संग्राहक आग का उपयोग किन किन चीज़ों के लिए करते थे। क्या तुम आज आग का उपयोग इनमें से किस चीज़ के लिए करोगे।
तो बताइए आखेटक जो है खाद्य संग्राहक, इसको भी लिखने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल 1-2 लाइन में आंसर लिख पाएंगे कि वो आग का प्रयोग जो है किन चीज़ों के लिए करते थे। अब देखिए कुछ यहाँ पे दिया है, आओ करके देखें। तो ये एक्टिविटी है। अब ये आपको जो है आपका स्किल डेवलप हो ओवरऑल। देखिए टारगेट जो है बुक बनाने का केवल आपको थ्योरेटिकल पर्सन ही नहीं आपको बता देना होता है, आपके ओवरऑल स्किल डेवलपमेंट की बात की जाती है। तो ऐसे ऐसे कुछ जो है एक्टिविटी दी होती है बुक में। देखिए यहाँ पे क्या दिखा है, अपनी पुस्तिका के पन्ने पे एक लाइन खींचकर इसे 2 खाने बनाएं। बाएं खाने में उन खाद्य पदार्थों की सूची बनाएं जिन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक खाते थे, और दाएं खाने में तुम जो चित्र खाते हो उनमें से कुछ का नाम लिखो। तो ये एक्टिविटी जो है बच्चों के लिए है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि तुम्हारे पास कोई गुटिका जैसे प्राकृतिक पत्थर का टुकड़ा जैसे कि हो, किस काम के लिए हम इस्तेमाल करते हैं आप बताएं। ऐसे 2 काम लिखो जिन्हें आज महिलाएं और पुरुष दोनों करते हैं, ये आप जरूर लिखेंगे। ठीक है, ऐसा 2 काम बताएं। और 2 ऐसे काम बताओ जिन्हें सिर्फ महिलाएं करती है, और 2 ऐसे जिसे सिर्फ पुरुष ही करते हैं। और अपनी सूची को अपने 2 साथियों की सूचियों से तुलना करें। क्या तुम्हें इनमें कोई समानता या भेद दिखाई देता है? तो आपको बताना है आज के परिवेश में कि महिलाएं बताइए और पुरुष कौन ऐसे काम है जो दोनों करते हैं। ऐसे 2 काम को लिखना है। केवल वैसे 2 काम को लिखना है जो केवल महिलाएं करती हैं, और केवल ऐसे 2 काम को लिखे जो पुरुष करता है। ठीक है, तो ये आपके लिए कुछ क्वेश्चन है, एक्टिविटी है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग क्या क्या देखें देखेंगे। तो आज हम लोग बात किए अध्याय 2 में। ठीक है, यहाँ से एक प्रश्न से हम लोग शुरू किए थे कि आखिर 150 साल पहले जो है लोग यात्रा कैसे करते थे। ठीक है, यात्रा करने में क्या क्या परेशानी आती होगी। तो हमने देखा था, पहला हम लोग देखे थे कि आरंभिक मानव जो है इधर उधर क्यों घूमते थे, इसका जवाब आप लोग को पता ही होगा। इसके बाद हम लोग जो है आरंभिक मानव के बारे में जानकारी हमें कैसे मिलती है। ठीक है, तो आप लिखेंगे, एक क्वेश्चन लिखेंगे कि आरंभिक मानव जो है इधर उधर क्यों घूमते थे और इनके बारे में हमें जानकारी कैसे मिलती है। और ये आप क्वेश्चन जो है लिखेंगे, मैं क्वेश्चन आपको देता हूं अभी। ठीक है, आप लिखेंगे क्वेश्चन, ऐसे आपसे क्वेश्चन ये दिया हुआ था और उसी को थोड़ा एक्सप्लेन करके लिख लेंगे कि आरंभिक जो है मानव, आरंभिक मानव की बात हो रही है कि आरंभिक मानव एक जगह से दूसरे जगह क्यों जाता था, आप लिख लें। ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह क्यों जाते थे, और इसी में लिखेंगे आज की यात्रा उस समय के यात्रा से कैसे भिन्न है। ठीक है, तो ये आप क्वेश्चन लिखेंगे। एक आपके लिए और क्वेश्चन है। ठीक है, कि आरंभिक जो है मानव जो है, आरंभिक मानव, ठीक है, आरंभिक मानव एक जगह दूसरे जगह क्यों जाते थे, और आपको दूसरा इसी में लिखना है कि आज की जो है यात्रा उस समय की यात्रा से कैसे भिन्न है, आपको लिखना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, साथ ही साथ मैं जो 1-2 क्वेश्चन के इंडिकेट किया उसको भी आपको लिखना है। तो चलिए इस चैप्टर में हम लोग इतना ही रखेंगे। इस लेक्चर को जो है अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ। ठीक है, हमारा जो है टारगेट है कि अब कंसेप्ट जो है कोई वंचित ना रह सके, चाहे वो ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हो, चाहे जो है किसी भी छोटे शहर से आता हो, क्योंकि हमें पता है कि आज जो है प्रॉब्लम जो है कहाँ पे है। ये हमें जो है आप सभी को पता है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम में कितने लूप होल हैं। ठीक है, तो एजुकेशन की स्थिति अच्छी नहीं है, और उसके कारण से जितने भी ऐसे बच्चे जो बड़े बड़े स्कूलों में नहीं पढ़ते हैं उनको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है जब भी वो कोई बड़ा प्रिपरेशन करने जाते हैं। चाहे आप यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं या कोई छोटे मोटे भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको जगह जगह पे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। और यहाँ पे आपका उत्तर होता है कि हमारा जो है बेसिक सही नहीं है। ठीक है, बार बार आपको जो है कोई बताता है कि आपका बेसिक सही नहीं है, तो ये बेसिक सही कैसे होगा। तो इन्हीं एनसीईआरटी के माध्यम से आपका बेसिक स्ट्रंग हो जाएगा। आप हमारे साथ जुड़े रहें और आप देखेंगे जब ये सीरीज समाप्त होगा तो आप जो है फाउंड कर पाएंगे कि आपका बेसिक जो है कितना स्ट्रॉन्ग हो गया, और हर एक सब्जेक्ट में आप काफ़ी कंफर्ट महसूस करेंगे। चलिए, तो इस लेक्चर में हम लोग इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।